सुप्रभात। स्वागत आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है, जिसमें उपभोक्ता का संतुलन चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस प्रकार से उपभोक्ता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति और अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं तो दो अवधारणाएं सामने आई थी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कल हमने बात की थी कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। थोड़ा सा दोहरा देता हूं। कुल उपयोगिता प्रत्येक इकाई जो हम वस्तु की उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिताओं का जो योग होता है वो कुल उपयोगिता होती है। ठीक है। सीमांत उपयोगिता प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई को इस्तेमाल करने से प्राप्त जो कुल उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोग की जाने वाली इकाइयां हैं वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कल हमने टॉपिक छोड़ा था कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में कुछ संबंध होते हैं। आज हम उस संबंध की बात करते हैं। कल जो हमने एक सारणी देखी थी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की, वो मैंने लिखी है। आज हम उसको एक डायग्राम पे लेते हैं। देखो, कुल उपयोगिता की बात करें तो कुल उपयोगिता है वो बढ़ रही है। कुल उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ रही है। 0 से 10, 10 से 16, 16 से 20, 20 से 22, 22 और 20। कुल उपयोगिता एक स्तर पर आती है और अपने अधिकतम बिंदु पर जाती है। अधिकतम बिंदु पर आने के बाद वह धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। कुल उपयोगिता बात आगे समझ में। सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति क्या होती है? वो प्रारंभ से ही गिरती हुई होती है। प्रारंभ से कैसी होती है? गिरती हुई होती है। और जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता कैसे होती है? शून्य होती है। और जैसे ही कुल उपयोगिता गिरना शुरू होती है, ध्यान देना, कुल उपयोगिता माइनस नहीं हो रही है, कुल उपयोगिता गिरना शुरू हो रही है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये देखो ऋणात्मक चली गई, यहां पर ऋणात्मक हो गई। अब इस संबंध को इस तरह से समझो। हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल लिया था आपके भोजन का। आप घर पहुंचे, खाना खाने के लिए बैठे, आपकी पसंदीदा सब्जी थी, आपने पहली रोटी खाई, आपको बहुत ज्यादा कुल उपयोगिता मिली, बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली और सीमांत उपयोगिता भी सबसे ज्यादा थी। उसके बाद आपने दूसरी रोटी खाई। दूसरी रोटी खाने के बाद आपको क्या हुआ? कुल उपयोगिता में तो वृद्धि हुई क्योंकि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, लेकिन सीमांत उपयोगिता है, या ये कहूं सामान्य अर्थों में कहूं कि आपको आनंद की अनुभूति है, वो थोड़ी सी पहली रोटी की अपेक्षा कम हुई। सही है ना बात? उसके बाद जैसे ही आपके पेट में 2 रोटी गई, आपने तीसरी रोटी मिली। आपको तीसरी रोटी के उपभोग करने से आपकी कुल उपयोगिता तो बढ़ी, लेकिन आपकी संतुष्टि है, या ये कहें सीमांत उपयोगिता है, उसमें क्या आई? कमी आई। ये भी आपने देखा। चौथी रोटी खाने के बाद जब आपको भूख 4 रोटी की थी, आपने चौथी रोटी खाई। चौथी रोटी खाने के बाद आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई, कुल उपयोगिता स्थिर हो गई। उसके बाद जो सीमांत उपयोगिता थी वो शून्य थी, यानी आपको उस चौथी रोटी खाने से किसी भी प्रकार की आनंद की अनुभूति नहीं होगी। व्यवहारिक रूप में देख लेना। अब आपका पेट भर गया, आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो गई। उसके बाद आपने क्या देखा? आपको जबरदस्ती मम्मी ने इंसिस्ट किया कि आपको 1 रोटी और लेनी पड़ेगी, 5वीं रोटी। अब उस 5वीं रोटी के लिए आपकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उपयोगिता का अधिकतम बिंदु प्राप्त कर चुके हो। कुल उपयोगिता का अधिकतम बिंदु है वो प्राप्त कर चुके हो। जैसे ही आपको 5वीं रोटी दी जाएगी, 5वीं रोटी देते ही आपकी कुल उपयोगिता उस रोटी के लिए गिर जाएगी। कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। जबकि सीमांत उपयोगिता है वो माइनस में हो जाएगी। पेट भरा है, जबरदस्ती खाना पड़ेगा, तो सीमांत उपयोगिता क्या आ जाएगी? माइनस में। तो इस तरह से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध होता है। वो संबंध क्या है? प्रारंभ में जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती है। एक बात। दूसरी बात, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, तो सीमांत उपयोगिता कहां पर होती है? शून्य पर होती है, 0 पर होती है। सीमांत उपयोगिता कहां होती है? शून्य पर। और तीसरी बात, जब कुल उपयोगिता गिरना शुरू होती है, ध्यान देना,
कुल उपयोगिता क्या है, गिरना शुरू हो रही है, तो सीमांत उपयोगिता है वो कहां चली गई, माइनस में चली गई। कहां चली गई, माइनस में। तो इस तरह से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है, जो विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये नियम क्या है, देखो जब हम किसी वस्तु की अतिरिक्त एक ही वस्तु की और ज्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं, अतिरिक्त इकाई इस्तेमाल करते जाते हैं, तो उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या आती है, कमी आती चली जाती है। तो वो क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। एक छोटा सा एग्जांपल, और ये आपने घर में व्यवहारिक तौर पर देखा भी होगा। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बाजार जाता है, एक खिलौना देखता है और घर वालों को इंसिस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना दिलाओ। वो खिलौना उसको दिलाया जाता है। जिस दिन वो खिलौना उसको मिलता है, उस दिन उसकी हालत ये होती है कि वो 24 घंटे उस खिलौने से चिपक के रहता है। इवन जब वो सोता है तो उस खिलौने को अपने पास लेकर सोता है, ये आपने देखा होगा। एक दो दिन उस खिलौने से खेलने के बाद फिर वो क्या करता है, उस खिलौने से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देता है। दूरी बनाने का मतलब कि पहले दिन वो लगभग पहले 2 दिन तक वो 24 घंटे तक यानी सोया तो भी उसको अपनी बगल में लेके उस पे हाथ रख के सोया। उसके बाद अगले तीसरे और चौथे दिन वो दिन भर उस खिलौने से खेला, रात को सोते समय उसको भूल गया। फिर आगे के दिनों में जैसे जैसे उस खिलौने के प्रति वो आदी होता चला गया, उस खिलौनों का टाइम है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि वो खिलौना कहीं पड़ा है, पूरे दिन में उसने उसको याद भी नहीं किया। तो ये होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। समझ में आ गई बात। इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया था। किसने किया था, गोसेन ने। और जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम बताया। जेवंस थे, उन्होंने इसे गोसेन का प्रथम नियम बताया। उनके अनुसार क्या था कि किसी वस्तु को ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यानी कोई वस्तु है, वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। जब हम उन वस्तु का लगातार इस्तेमाल करते जाते हैं और हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती चली जाती है, तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल मोबाइल का है। जब आपको नया नया मोबाइल मिलता है तो आप शुरुआत के कुछ दिनों तक या ये मान लो कि 1-2 महीनों तक आप 24 घंटे चिपके रहते हो, उसको कुछ ना कुछ उसको स्क्रॉल करते रहते हो, छेड़ते रहते हो। लेकिन जैसे उसकी आपके लिए उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपका मोबाइल आपकी जेब में होता है, आप केवल कॉल आने पर उसका इस्तेमाल करते हो, या किसी को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हो, या कोई चीज या कोई वस्तु है उसकी जानकारी लेने के लिए सर्च करते हो, इतना इस्तेमाल होता है। तो यही बात यहां लागू होती है, और ये बात हमारे व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से लागू होती है कि जब कोई वस्तु है उसकी इकाइयों की बार बार हम उपयोग करते रहते हैं, तो हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, संतुष्ट होती चली जाती है। और जैसे जैसे आवश्यकताएं संतुष्ट होती चली जाती है, वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो हमारे लिए क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। मार्शल महोदय क्या कहते हैं, मार्शल महोदय कहते हैं कि एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती चली जाती है। अब देखो, इसको हम इस तरह से दे सकते हैं। एक व्यापारी है जो वस्तु का स्टॉक में वृद्धि करने में लगा हुआ है। किसमें करने लगा, वृद्धि के स्टॉक में। तो जैसे जैसे वो स्टॉक बढ़ाएगा उसकी संतुष्टि बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उसको संतुष्टि होगी, हाँ मेरे पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन भंडार में प्रत्येक वृद्धि से उसकी जो संतुष्टि है वो कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी, जब तक वो माल बिकेगा नहीं उसको संतुष्टि का स्तर प्राप्त नहीं होगा। हाँ, जब वो भंडारण में देखेगा कि स्टॉक बढ़ा हुआ है, स्टॉक क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, उसको एक तरह से संतुष्टि मिलती रहेगी, हमारे पास स्टॉक है। लेकिन जब तक वो स्टॉक में वृद्धि होती चली जाएगी, एक तरफ उसकी आत्मसंतुष्टि है वो कहीं ना कहीं कम होगी कि ये स्टॉक कब बिकेगा। ठीक है, तो मार्शल ने ये परिभाषा दी है। अब इस नियम की मान्यताएं हैं, इस नियम की मान्यताएं हैं वही है जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी। कोई नया नहीं है कि उपभोक्ता है वो विवेकशील होता है, उपभोक्ता अपनी रुचि फैशन पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ये सब चीजें नियम के लागू होने के कारण। ये नियम क्यों लागू होता है, देखो सबसे पहला कारण यह है, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। स्थानापन्न का मतलब एक वस्तु की दूसरी वस्तु स्थान ले लेती है, उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। इसको बारे में जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ और नए चैप्टर, उनमें पूरी तरह से पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुओं सबका विवरण आएगा, तो वहां डिटेल में अध्ययन करेंगे। अपूर्ण स्थानापन्न होती है। अपूर्ण स्थानापन्न का मतलब कोई किसी वस्तु का स्थान पूरी तरह से नहीं ले सकती, ये नियम ये कहता है। ठीक है, जैसे मुझे अभी लिखने के लिए पेन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, पेन की। और इत्तेफाक से मेरे पास पेन नहीं है, पेंसिल है, तो मैंने पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया।
क्या कर लिया, पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया। वो एक पूर्ण तरह से प्रतिस्थापन नहीं है, जहां मुझे पेन की जरूरत है वहां पेन ही काम आएगा, पेंसिल नहीं। हाँ, एक अल्टरनेट के लिए मुझे एक इमरजेंसी थी तो मैंने उसको क्या किया, पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया। तो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, इसलिए एक वस्तु के उपयोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। उसका बार बार इस्तेमाल करेंगे, जैसे बार बार मैं पेंसिल से इस्तेमाल करूंगा पेन की जगह, तो फिर वो पेंसिल मेरे को इरिटेट करने लग जाएगी, यार ठीक है, संतुष्टि नहीं होगी, सेटिस्फिकेशन नहीं आएगा। दूसरा, विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है, यानी कुछ खास जो आवश्यकताएं होती है वो संतुष्ट हो सकती है। किसी भी वस्तु का उपभोग एक स्तर तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी जो हमारी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं वो एक स्तर तक आकर संतुष्ट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, नमक की बात करते हैं। नमक हमारी दैनिक आवश्यकता के लिए, दैनिक शारीरिक आवश्यकता के लिए जरूरी है, ठीक है। किसी भी कारण से अगर किसी व्यक्ति के अंदर शरीर में नमक की कमी हो गई तो डॉक्टर उसको नमक खाने के लिए कहता है। अब नमक वो कितना खाए, नमक कितना खाए, जो शरीर में जितना स्तर बनाए रखना होता है। विज्ञान कहता है कि पूरे दिन में शरीर में आयोडीन की मात्रा है वो सुई के नोक पर जितना आयोडीन लगता है उतनी जरूरत होती है। तो जितनी आवश्यकता है उस स्तर तक हम नमक का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं बढ़ाएंगे। उससे ज्यादा इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो हमें असंतुष्टि हो जाएगी, प्लस हो सकता है ब्लड प्रेशर की समस्या भी शुरू हो जाए। तो विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है और किसी भी वस्तु का वृद्धि है वो एक निश्चित स्तर तक बढ़ाया जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये लागू होने के दो नियम है। फिर है नियम का महत्व है। इस नियम का क्या महत्व है? सबसे पहला, इस नियम में मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम आदि नियमों की व्युत्पत्ति होती है। मांग का नियम संबंधित होता है सम सीमांत उपयोगिता नियम है, ये सम सीमांत उपयोगिता नियम यही पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। तो मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम और पैमाने के नियम, इस प्रकार के कई नियम है जिनमें ये नियम लागू होता है, इनसे ये तैयार होते हैं, व्युत्पत्ति होती है। इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। अब सार्वजनिक वित्त क्या होती है? सार्वजनिक वित्त ऐसी जो सरकार की जो वित्त है, व्यवस्था है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो सार्वजनिक वित्त कहलाता है। सार्वजनिक वित्त में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लागू किया जाता है। कैसे? देखो, सार्वजनिक वित्त में क्या होता है, जो धनवान लोग हैं उनके लिए पैसे की या मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, कम है, जबकि एक गरीब है उसके लिए सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल देखो, सपोज करो एक व्यक्ति है जिसको 1 लाख रुपए महीने सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? 1 लाख रुपए महीने सैलरी मिलती है। और एक व्यक्ति है जिसको महीने के 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। अगर उस 1 लाख प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सैलरी को इंक्रीमेंट करके केवल 1,05,000 कर दिया जाए, वो संतुष्ट नहीं होगा, उसके लिए वो 5,000 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 लाख महीने के कमा रहा है, उसे 5,000 रुपए इंक्रीमेंट मिला, कोई वैल्यू नहीं है। जबकि जो 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, अगर उसको ये कह दिया जाए कि तुम्हें अगले महीने से 10,500 रुपए मिलेंगे, तो उसके लिए उन 500 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में क्या किया जाता है, जो गरीब पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती है, जबकि गरीब के लिए ज्यादा होती है। तो जो पैसे वाले लोग होते हैं उन पे कर भार अधिक लगाया जाता है, और क्योंकि उनके पास सीमांत उपयोगिता का नियम लग रहा है, उनके पास वस्तु जो धन है उसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा नहीं है, उन पे लगाया जाता है। उनसे जो कर के रूप में धन प्राप्त होता है, उस धन को जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है, ठीक है। इस नियम की सहायता से हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या की जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विरोधाभास है, हीरा पानी। देखो, हम ये देखते हैं हीरा कीमत में ज्यादा है, पानी की कीमत क्या है, बहुत कम है। एक बात, अगर हम उपलब्धता की बात करें तो हीरा कम मात्रा में उपलब्ध होता है, पानी है वो अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। उपयोगिता की बात करें तो हीरे का उपयोग बहुत कम होता है, जबकि पानी का उपयोग सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस विरोधाभास को समझने के लिए इन 3 बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उपलब्धता, उपयोगिता और कीमत। उपलब्धता, उपयोगिता और कीमत, इन तीनों को हमने ध्यान में रख लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके विरोधाभास की। पानी की कुल उपयोगिता ज्यादा होती है। पानी की कुल उपयोगिता क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि हीरे बिना रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते। जबकि किसी वस्तु के चुकाई गई कीमत वस्तु की से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। हम किसी वस्तु की कीमत कब चुकाने के लिए तैयार होते हैं? हमने पिछले वीडियोस में भी सीखी थी ये बात, जब उससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। कुल उपयोगिता से मतलब नहीं है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो पानी की कुल उपयोगिता ज्यादा है, जबकि संतुष्टि है वो किस पर निर्भर करती है? सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, मार्जिनल यूटिलिटी पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर।
तो इसका मतलब पानी की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? पानी की सीमांत उपयोगिता कम होगी। पानी की सीमांत उपयोगिता कम क्या? बहुत कम होगी। पानी का उपयोग अधिक होता है, अतः इसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम होती है। जबकि हीरा कम पाया जाता है, बात आ गई ना, हीरा क्या होता है? कम पाया जाता है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा होती है। उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस सीमांत उपयोगिता ज्यादा होने की वजह से ही कुल उपयोग, ध्यान देना, कुल उपयोगिता पानी से ज्यादा मिलती है, हीरे से नहीं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता किसकी ज्यादा है? सीमांत उपयोगिता ज्यादा है हीरे की, और पानी की सीमांत उपयोगिता कम है। इसी वजह से हीरे की कीमत ज्यादा होती है और पानी की कीमत है वो कम होती है। जितनी बार हम पानी की अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करेंगे, उससे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर लगभग समान होता है। इसलिए हम पानी के लिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई उपयोग करने के लिए कीमत बहुत ही कम चुकाने के लिए तैयार होते हैं, जबकि हीरे की कीमत हम अधिक से अधिक चुकाने के लिए भी तैयार होते हैं। यह होता है विरोधाभास नियम, पानी का और हीरा पानी का विरोधाभास ये है। ठीक है, तो आज हमने देखा कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध, दोनों में विपरीत संबंध होता है, ये हमने डायग्राम से समझा। फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, किसने बनाया, कब लागू और होता क्या है। फिर इस नियम की मान्यताएं, इस नियम की मान्यताओं में हमने वही मान्यताएं, मैंने यहां लिखा नहीं है, जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वही मान्यताएं हैं। इस नियम के लागू होने के कारण, क्या कारण है कि यह नियम लागू हो जाता है, और इस नियम का महत्व क्या है, इस नियम का महत्व क्या है। देखो, इस नियम के महत्व के बारे में आपको ये चीज अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि आगे कई चीजें आएगी, मांग का नियम भी आएगा, पैमाने के प्रतिफल का नियम भी आएगा, वहां पर सम सीमांत उपयोगिता नियम भी आएगा, वहां पर ये चीज अपने को देखने को मिलेगी। लगभग इस प्रकार के डायग्राम तैयार होंगे। ठीक है, तो इसका हमने महत्व देखा, और हीरो और पानी का विरोधाभास है उसके बारे में अध्ययन किया कि दोनों ही है, एक वस्तु है ज्यादा उपयोग हो रही है, एक कम उपयोग हो रही है, तो कम उपयोग होने के बाद भी हीरे की कीमत ज्यादा क्यों होती है, और पानी जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, आवश्यक वस्तु है, उसके बाद भी उसकी कीमत कम क्यों होती है, इस बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, होमवर्क में ये रहेगा, आपको ये नियम लिखना है और नियम के लागू होने के कारण, और ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है? जैसे मैंने बताया था, आपको लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, उसी समय सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। दूसरा, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, उस समय सीमांत उपयोगिता है वो शून्य होती है। तीसरा, जब कुल उपयोगिता गिरना शुरू होती है, उस समय सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम को नीचे एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, जब भी कभी आप डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कुल उपयोगिता है और ये सीमांत उपयोगिता है, इस तरह से आपको ये होमवर्क में करना है। ठीक है, अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो वो समस्या मैंने आपको बार बार बताया, व्यक्ति से आप पूछ सकता है फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से, या अगर किसी को सबको सामूहिक समस्या है तो सामूहिक रूप से वो व्हाट्सएप से पूछ सकता है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये समस्या सबके लिए जरूरी है तो मैं वीडियो बना के उसका निदान करूंगा। अगर ये लगेगा कि सामान्य समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, तो उसको व्हाट्सएप या कॉल के जरिए उसकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। तो आज जो अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा उपभोक्ता संतुलन, जिसमें ये चीजें पढ़ी थी, उम्मीद करता हूं आपकी ये सब चीजें समझ में आई होगी, और जितना जल्दी हो सके मैं आपको कुछ होमवर्क टिप्स दूंगा, और वो होमवर्क है जो टॉपिक्स है, टिप्स है, वो आपसे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से कलेक्ट करूंगा, ताकि मुझे ये तो पता चले कि आप होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।